आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फ्रिक्शन को स्टडी किया था इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। पिछले दो केसेस में हमने एंगल ऑफ रिपोज को यूज किया था। एक केस में हम लोगों ने ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था इसको किसके बराबर माना था? एंगल ऑफ रिपोज के बराबर माना था। और दूसरे केस में हमने इस थीटा को एंगल ऑफ रिपोज से कम माना था। उन दोनों ही केस में ये ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है उन केसेस को हमने देखा था। और आज हम लोगों को ये देखना है कि अगर हम इस ब्लॉक को ऊपर मूव कराना चाहते हैं, ठीक ना, अलोंग दी प्लेन, किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कराना है, उस केस में हमें कितना फोर्स अप्लाई करना। नाउ इसके पहले देखें, दोनों ही केसेस में ये नीचे की तरफ आ रहा था। पहला केस हमने लिया था थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा आर, जहां थीटा है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इस प्लेन का इंक्लिनेशन किसके साथ? हॉरिजेंटल के साथ। और थीटा आर क्या था भाई? ये थीटा की वो वैल्यू थीटा आर थी जिस पर ये ब्लॉक अपने आप क्या करने लगता? नीचे की तरफ मूव करने लगता। उस एंगल को, उस थीटा की वैल्यू को हम थीटा आर कहते हैं, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो फर्स्ट केस में हमने लिया था कि थीटा आर के बराबर है। जब ऐसा होगा तो ये ब्लॉक अपने आप नीचे मूव करेगा। इस केस में अगर हमने माना था कि अगर ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस में हमने इस मास का एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया था कि ये बॉडी जब नीचे की तरफ मोशन करेगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ये हम लोगों ने पहले केस में फाइंड आउट किया था। सेकेंड केस हम लोगों ने ये देखा था कि यदि थीटा इज लेस देन थीटा आर, यानी ये जो इंक्लिनेशन है सफिशिएंट नहीं है ताकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर सके, उस केस में हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक ऊपर से कहाँ आने लगे? नीचे की तरफ आने लगे। इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने फोर्स की वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, जिसको लगाने के बाद ये जो मास है इस प्लेन के ऊपर किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। और आज का जो अब हमारा केस है, इस केस में हम लोग ये देखेंगे कि अगर इस ब्लॉक को हमें नीचे ना मूव करा के किधर मूव कराना हो? अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मोशन कराना हो, उस केस में हमें कितना फोर्स अप्लाई करना। बात समझ में आ रही है? तो मान लिया हमने कि यहां पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं? एफ फोर्स लगा रहे हैं, जिससे ये ब्लॉक किधर मूव कर जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। और ये कितने एंगल पे है भाई? सपोज दिस एंगल इज बीटा। ये इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। अब हमें यहां इस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यूं कहे इस फोर्स की वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे ये ब्लॉक किस तरफ मूव कर जाए? ऊपर की तरफ। अब ध्यान दें, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ब्लॉक के मूवमेंट की टेंडेंसी किस तरफ होगी? अपवर्ड। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ। सो ब्लॉक और सरफेस के बीच में यहां नीचे की तरफ कौन लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये मास m था तो mg किधर लग रहा होगा? नीचे। अगर एंगल ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? यहां कितना लग रहा होगा भाई? mg cos थीटा। और इस डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा? mg sin थीटा। और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कहां? ऊपर की तरफ। सरफेस और ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। ठीक ना? नाउ अगर ये फोर्स F लग रहा है जो पुलिंग फोर्स है, जिसको हम क्या करेंगे? खींचेंगे। ध्यान दें, ये इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई? बीटा। तो इस डायरेक्शन में प्लेन के पैरेलल कितना कंपोनेंट लग रहा होगा? अगर इसको ब्रेक करेंगे कंपोनेंट में तो ये बन जाएगा F
कॉस, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा भाई, एफ। ये हो गया इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब आपको ये एफ निकालना है कि एफ की वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसके कारण अगर हम वो फोर्स अप्लाई करें तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में क्या हो जाए, मूव कर जाए। ये चीज हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सीधी सी बात है, हम कौन सा केस लेंगे, इक्विलिब्रियम का। अगर हम इक्विलिब्रियम को कंसिडर करें तो हमने सारे फोर्सेस को कहाँ रिजॉल्व किया है, पैरेलल टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो एट इक्विलिब्रियम हमारे कौन कौन से इक्वेशन होंगे भाई, अगर हम सबसे पहले पैरेलल टू प्लेन लिखें तो बताइए, एफ इस डायरेक्शन देखिए, एफ प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर कौन सा फोर्स है, एफ कॉस बीटा। यहां से अगर आप एफ निकाल लें तो ये हो जाएगा एफ कॉस बीटा माइनस एम जी साइन थीटा। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन किसके लिए हुआ, पैरेलल टू प्लेन। अब अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन लिखें तो आप लिख सकते हैं आर प्लस एफ साइन बीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और यहां से अगर आर निकालें सो एम जी कॉस थीटा माइनस, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यही दो इक्वेशन हमारे बनते हैं। और जब हमने ये दोनों इक्वेशन लिख लिया, अब हमें फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वेशन में इन दोनों को क्या करना है, रख देना है। क्यों भाई, फ्रिक्शनल फोर्स का इक्वेशन क्या आया था, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। अब आपको एफ भी मालूम है और आर भी मालूम है, इन दोनों को यहां पुट कर दें तो एफ हो जाएगा एफ कॉस बीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन बीटा। बात समझ में आ रही है ना। अब चूंकि हमें फोर्स एफ निकालना है तो इनको हम सेपरेट कर ले रहे हैं, एफ वाले को एक साइड और बिना एफ वाले को दूसरे साइड। तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस बीटा, ये माइनस में था इधर आकर के, प्लस म्यू इंटू एफ साइन बीटा इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया अभी, म्यू एम जी कॉस थीटा, इधर ये माइनस में था उधर गया तो प्लस एम जी साइन। अब यहां से आप एफ निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा अपॉन, इधर क्या आ जाएगा, कॉस बीटा प्लस म्यू साइन। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ। बात समझ में आ रही है। अगर आप इतना फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ब्लॉक किधर मूव कर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, बट बात यह आती है कि हमें जब भी फोर्स अप्लाई करना होता है तो हम चाहते हैं कि हमें क्या करना पड़े, कम से कम करना पड़े। तो अब हमें इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या पुट करेंगे भाई, म्यू को किसके बराबर पुट कर देंगे, म्यू को किसके बराबर पुट करेंगे भाई, हाँ जी, हमने पिछले क्लासेस में भी बताया था, एफ इज इक्वल टू आया था। हम लोग क्या करेंगे, पुट म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा आर। आर यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ रिपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू की जगह हो गया टेन थीटा आर
mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा अपॉन cos बीटा प्लस tan थीटा r इंटू साइन बीटा। अब इसको रिजॉल्व कर ले, सॉल्व कर लें। f इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे भाई, mg कॉमन हो गया तो ये बच गया यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा r अपॉन cos थीटा r प्लस साइन थीटा, और नीचे cos बीटा प्लस साइन थीटा r अपॉन cos थीटा r इंटू साइन। अब देखिए जब एलसीएम लेंगे दोनों का तो cos थीटा r और cos थीटा r एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। आइए यहीं पे कर लेते हैं, दैट इज बच जाएगा mg, अंदर देखिए यहां क्या बच जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा r प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा r, और नीचे क्या बच जाएगा भाई, cos बीटा इंटू cos थीटा r प्लस साइन बीटा इंटू साइन थीटा r, और जो भी एलसीएम होगा वो एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। देखें क्या आएगा भाई, ऊपर क्या बच गया mg, ये क्या है cos a sin b, sin a cos b, क्या बना साइन थीटा प्लस थीटा r बचा ना, a प्लस b अपॉन नीचे cos बीटा माइनस थीटा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स की ये वैल्यू यदि हम लगाते हैं तो ये ब्लॉक नीचे की बजाय किधर मूव करेगा, हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब यहां पर एक चीज सोचने वाली है कि हमारी कोशिश क्या होगी कि ये फोर्स जो लगाएं हम वो कम से कम लगे। तो अगर हम फोर्स को कम करना चाहते हैं तो ये कब कम होगा, जब नीचे वाली क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी। बात समझ में आ रही है, नीचे वाला जितना बड़ा होगा उतना ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। सपोज करो ऊपर वाले की वैल्यू 5 है, ठीक ना, और नीचे वाले की वैल्यू 2, तो ये एलसीएम ये कितना आएगा। लेकिन यदि इसको हम नीचे वाले को बड़ा कर दें, सपोज इसको 10 कर दें, तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी छोटी हो गई। तो आपका f छोटा कब होगा, जब नीचे वाले को आप क्या करें, बड़ा कर दें। अब बड़ा करके हम कितना बड़ा कर सकते हैं भाई, हाँ भाई cos के साथ लगा हुआ है, तो cos की अधिकतम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो हम लिख सकते हैं यहां पे फॉर f टू बी, f को कम करने के लिए, f को मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos बीटा माइनस थीटा r टू बी मैक्सिमम। अगर हम चाहते हैं कि f छोटा हो तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। इसका मतलब है cos बीटा माइनस थीटा r शुड मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। इसका क्या मतलब है, बीटा माइनस थीटा r शुड मस्ट बी इक्वल टू 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन दैट केस बीटा शुड मस्ट बी इक्वल टू थीटा r, यानी ये वैल्यू थीटा r के बराबर जब होगी तब हमें फोर्स क्या लगाना पड़ेगा,
मिनिमम लगाना पड़ेगा, कम से कम लगाना। ठीक है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन कितना कम लगाना पड़ेगा भाई वो बात बताएंगे। मिनिमम तो हो गया, बट मिनिमम में कितना मिनिमम? हम लोग क्या करेंगे, एफ हमारा यही आया था ना, mg साइन थीटा प्लस थीटा आर अपॉन कॉस बीटा माइनस। अब जरा देखिए, इसको मिनिमम करने के लिए बीटा को किसके बराबर करना है, थीटा आर। जैसे ही यहां बीटा की वैल्यू थीटा आर पुट करेंगे, नीचे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इन दैट केस एफ की वैल्यू आ जाएगी mg साइन थीटा प्लस थीटा। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज टू बी अप्लाइड टू पुल दिस ब्लॉक टू द अपवर्ड प्लेन। बात समझ में आ रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में इसको खींचने के लिए हमें इस मैग्नीट्यूड का फोर्स क्या करना होगा, अप्लाई। तो अभी हम लोगों ने वो सारे केसेस को डिस्कस किया। इंक्लाइंड प्लेन पे हमने देखा कि अगर ब्लॉक को नीचे आना हो तो नीचे आने वाले दो केस थे, दोनों को डिस्कस किया। और ब्लॉक को ऊपर जाना हो, ये तीनों ही केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आपके सिलेबस में यही दो केसेस हैं, पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। और सिलेबस में सिर्फ यही दो चीज मेंशन है। तो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी कवर किया और इंक्लाइंड प्लेन के भी जितने केसेस हो सकते हैं उनको कवर कर लिया। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे देखते हैं, ताकि हमारा जो देखने का तरीका है, जो हम लोगों ने सीखा, उसको कैसे अप्लाई करना वो देखते हैं। देखेंगे, एक ब्लॉक जिसका मास 20 kg है, एक ब्लॉक जिसका मास 20 kg है, एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तथा ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया है जिसका मैग्नीट्यूड 98 न्यूटन है, जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाप 98 यूनिट है। एफ का 98 न्यूटन, 98, 100 में 2 कम। यह फोर्स इतना है कि ब्लॉक मूव कर जाए। यह फोर्स इतना है कि ब्लॉक मूव कर जाए। तो बताएं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तथा एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो बताएं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तथा एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। बोर्ड पे कंसंट्रेट करेंगे सभी लोग। ये पहला प्रॉब्लम है, इसको सीखें कैसे हमें अप्रोच करना है फ्रिक्शन के प्रॉब्लम में और कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब बोर्ड पे कंसंट्रेट करें सभी लोग। ध्यान दें, यहां पर फिगर में एक ब्लॉक दिया हुआ है और ब्लॉक का मास दिया हुआ है 20 kg। फोर्स की वैल्यू दी हुई है 98 न्यूटन। ठीक है, ये दो चीजें आपको बताई गई हैं क्वेश्चन में कि ये जो ब्लॉक है इसका मास 20 kg है और इस पे जो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 98 न्यूटन। और आपसे पूछा गया है कि आप बताइए म्यू, दैट इज इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होगी। और दूसरी चीज पूछी गई है थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ, कहें सर यहाँ इंक्लाइंड प्लेन कहाँ है, थीटा यहाँ पर क्या है,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो आपसे ये दो चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। अब हम कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान दें, हमेशा माइंड में एक चीज को पकड़ के रखें और वो केस है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। जितने भी इक्वेशंस मैंने लिखे हैं वो किस सिचुएशन के लिए लिखा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए लिखा है। इक्विलिब्रियम केस वही, दैट इज वहां पर बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव होती है। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया कि 19.8 न्यूटन वो फोर्स है जिसके कारण बॉडी क्या होने वाली है, जस्ट मूव करने वाली है। यानी ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, ये लाइन हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस को बता रहा है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने बताया था, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। बात समझ में आ रही है। अब सबसे पहले आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो इसका जो mg होगा वो किधर काम कर रहा होगा भाई, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर। अब फोर्स यदि इस डायरेक्शन से इधर लग रहा है तो टेंडेंसी मूव करने की किधर होगी, मोशन किधर होना चाहिए, इधर। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा टेंडेंसी के विपरीत दिशा में लगता है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है ना। अब देखिए जरा, म्यू, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स F है इसको अभी तक आपने क्या पढ़ा, म्यू इंटू आर। आपको R मालूम है, अगर आप यहां पर देखें R इज इक्वल टू mg। क्लियर है, यहां से हमको मिल गया R किसके बराबर है, mg के बराबर है, ठीक ना। नाउ R आपको मालूम है और F भी आपको मालूम है। फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिया हुआ है, ये F दिया हुआ है, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो 98 न्यूटन दिया गया है, ये कह रहा है ये इस फोर्स के बाद बॉडी जस्ट क्या करने वाली है, मूव करने वाली है। यानी ये, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अगर यहां 70 न्यूटन लगा होता तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना डेवलप होता, 70 न्यूटन। 98 न्यूटन पे ये जस्ट मूव करने वाला होगा। इसका मतलब कौन सा केस है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। इसका सीधा सा मतलब है इस F की वैल्यू भी कितनी होगी, 98 न्यूटन होगी। यही चीज सीखने वाली है। बात समझ में आ रही है ना। ये गिवन नहीं है, गिवन तो आपको ये है, लेकिन आपको समझना होगा कि ये और ये क्या होंगे, लिमिटिंग केस में दोनों इक्वल होंगे। ये जो फोर्स, क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था कि यदि हम इस बॉडी के ऊपर यहां से 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो कितना लगाएगा भाई, 1 न्यूटन। अगर मैंने बढ़ा के 5 न्यूटन किया, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ा के कितना कर लेगा। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, कहां तक, जब तक कि हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यानी लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते। और यहां पर कह रहा है कि ये 98 न्यूटन में ये ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव है, जस्ट क्या होने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। इसका मतलब है कि उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू। लिमिटिंग का मतलब मैक्सिमम। तो वो किसके बराबर होगी भाई, जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, 98 न्यूटन हमने अप्लाई किया है और ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है। इसका मतलब उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 98 न्यूटन के बराबर। सो हम इस F को कितना लिखेंगे, 98। क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि अप्लाइड फोर्स F लग रहा है तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स F भी कितना होगा, 98 न्यूटन ही होगा। इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। आर की जगह क्या लिख दें, mg। बात समझ में आई ना। अब यहां पर ये सारी वैल्यूज आपको मालूम है। म्यू इज इक्वल टू 98 अपॉन m दिया हुआ है 20
और g होता है 9.8। इसको हटा दें, यहां ऊपर 10 कर दें, ये कैंसिल, ये 2, दैट इज 1/2 और 0.5। म्यू की वैल्यू आ गई 0.5। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने निकाल लिया। अब इसमें एक केस और भी था, म्यू आ गया 0.5। सेकेंड केस क्या निकालना है भाई? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना हो तो ये तो वो लोग फाइंड आउट करेंगे ना जिनको ये पता हो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। हाँ, क्यों जी 10 रखेंगे? आप रख सकते हैं, लेकिन जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक क्या रखेंगे? 9.8। अदरवाइज लिख देता है कि g इज इक्वल टू क्या ले लें? 10 ले लें, ठीक ना? हाँ, किलोग्राम को न्यूटन में क्यों चेंज करेंगे भाई? उसकी कोई नीड है यहां? तो फिर अरे केजी दिया हुआ है, केजी को चेंज करने की आवश्यकता? न्यूटन में क्या लगाते हैं भैया आप? वो केजी का ही, केजी के फॉर्म में ही फाइंड आउट होता है। क्या न्यूटन म्यू की वैल्यू का कोई ये होता है क्या? यूनिट होता है? चलिए वापस आए। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है? एंगल। ओके ओके ओके, चलिए क्या अगला क्या निकालना है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहली बात, डिस्कशन नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है भाई? ध्यान दें, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन हैं। एक पॉइंट पर जब एक से ज्यादा रिएक्शन होते हैं तो हम सबसे पहले उनका रिजल्टेंट रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। ये रिजल्टेंट रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहां पर एक तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है F, और दूसरा कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन है तो इनका हमें क्या निकालना होगा? रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल का दो साइड मान सकते हैं। तो एक हो गया फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा हो गया नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम यहां से जोड़ देते हैं, ये है R। इन दोनों का रिजल्टेंट, इनका जो क्लोजिंग साइड होगा वही इनका क्या देगा? रिजल्टेंट देगा। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर से समझे, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो क्वेश्चन में पूछा गया वो होता क्या है? फ्रिक्शन के केस में एक तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है और एक नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स भी रिएक्शन ही होता है, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है, क्योंकि ये इसका नेचर सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अगर आप अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन का लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कितने का लगेगा? 1 न्यूटन। आपने 5 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितने का होगा? 5 न्यूटन। सेम रिएक्शन भी यही होता है, एक्शन के अपोजिट होता है। तो यहां पे ये भी रिएक्शन है और ये भी रिएक्शन है, इसका मतलब दोनों रिएक्शन का हम क्या निकाल लेते हैं भाई? रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो एक तो ये हमारा वेक्टर हुआ, दूसरा ये वेक्टर हुआ। एक वेक्टर को ले लिया और दूसरे वेक्टर को इसके साथ क्या कर दिया? जोड़ दिया, और फिर जो क्लोजिंग साइड होगा इन दोनों का क्या दे देगा हमें? रिजल्ट। ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है इसी एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब हमें ये थीटा निकालना है, तो यहां से हम लिखें टेन थीटा कितना हो जाएगा? F अपॉन R, P बाई बी, F अपॉन R। और F अपॉन R आपने अभी भी निकाला है, कहाँ गया? ये F अपॉन R ही तो था, ठीक ना? कहाँ गया? F की वैल्यू 98 और R की वैल्यू mg। R इज इक्वल टू आपने क्या पुट किया था? mg, दैट इज 20 इंटू 9.8। इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.5। तो यहां से हम निकाल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, बताइए कितना होगा?
26.6। ठीक है, क्लियर है। तो ये वैल्यू हो गई एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। ये तरीका है जिससे हम फ्रिक्शन में आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, लिखेंगे एक ब्लॉक जिसका मास 2 kg है, एक ब्लॉक जिसका मास 2 kg है, जो एक प्लेन सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, जो एक प्लेन सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ब्लॉक तथा प्लेन के बीच, ब्लॉक तथा प्लेन सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 दिया है। ब्लॉक तथा प्लेन सरफेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है। एक फोर्स जिसकी वैल्यू, एक फोर्स जिसकी वैल्यू 2.5 न्यूटन है, एक फोर्स जिसकी वैल्यू 2.5 न्यूटन है, ब्लॉक के ऊपर लग रही है। ब्लॉक के ऊपर लग रही है, जैसा दर्शाया गया है, जैसा दर्शाया गया है। तो बताएं, ब्लॉक तथा प्लेन सरफेस के बीच कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। Z इज इक्वल टू 9.8। हो गया जी, क्या है आंसर? चलिए देखिए, कितने लोगों ने किया भाई, हाथ खड़ा करें। कितने लोगों का आंसर 7.84 है? हाथ नीचे। चलो, कुछ तो पॉजिटिव आया। और लोगों का क्यों नहीं हुआ? जितने लोगों ने 7.84 लाया है उनको मिले हैं, और जितने लोगों ने नहीं किया है उनको मिले हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कहाँ है, कहाँ से आवाज आई? हाँ, सही आंसर है। आइए देखते हैं और सीखते हैं। पहली बात, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, ठीक ना। हमने होता क्या है, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, जैसे ही हमारा आंसर किसी ऑप्शन से मैच करता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि बस आंसर तो आ गया है, ठीक ना। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आंसर सामने रखा हुआ है और वो आंसर भी रखा हुआ है जो कि गलत है। पता है एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने वाले को कि आप कहां सोच सकते हैं, कहां जा सकते हैं, और वहां वो आपसे पहले पहुंच करके उन ऑप्शंस को रखा हुआ है आपके सामने।
कि आपको जैसे ही आएगा सॉल्व करें कि हाँ हाँ मेरा तो यही एग्जैक्ट मेरा तो मिल गया, मेरा तो 100% सही है, फिर आप सोचते ही नहीं हैं और वहां पर चीजें गलत हो जाती। आइए देखते हैं कहां गलती हुई, इसको देखते हैं, थोड़ा सीखते हैं। यहां पर 2 kg मास दिया हुआ है और फोर्स F दिया हुआ है। फोर्स की वैल्यू दी हुई है 2, आवाज नहीं, फोर्स की वैल्यू दी हुई है 2.5 न्यूटन, ठीक ना। तो हमें F कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें पता है F इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, ठीक ना। तो F के लिए हमें म्यू पता है भाई, और R हमको पता है कि R यहां पर किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, ठीक ना। तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम में तो कुछ है ही नहीं, म्यू की वैल्यू 0.4 दी हुई है और R की वैल्यू मास दिया हुआ है 2 इंटू 9.8, ये दिया हुआ है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 7.84 फ्रिक्शनल फोर्स की ये वैल्यू, और तुरंत हम किसके पास चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर से। यही चीज सिखलाना था। ध्यान दें, ये जो वैल्यू आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ना। ये किसकी वैल्यू है भाई, इस ब्लॉक को हिलाने के लिए ये 7.84 आया है, यानी ये फ्रिक्शन की वो वैल्यू है। अगर आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो इसके बराबर या इससे ज्यादा होगा तब तो ब्लॉक मूव करेगा, लेकिन आपकी हैसियत कितने की है, इतने की ही है भाई। जबकि इसके और इसके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितने का है, 7.84। जब तक आप 7.84 नहीं पहुंचेंगे ये हिलेगा भी नहीं। बात समझ में आई। अब आएगी बात भाई कि तो फिर ये जो फ्रिक्शन हुई ये मैक्सिमम वैल्यू हुई, अगर इतना फोर्स पहुंच गया तो ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन आपने जो फोर्स लगाया है वो तो 2.5 न्यूटन का है। तो आपको एक बात पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अगर आप यहां 5 न्यूटन लगाते तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता, क्यों भाई, क्योंकि कब से मैं सिखा रहा हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन का मतलब है जितना एक्शन लगाएंगे उतना ही रिएक्शन क्या होगा, डेवलप होगा। तो अगर आपने 2.5 न्यूटन लगाया है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना डेवलप होगा, 2.5 न्यूटन। तो ये जो वैल्यू आई ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना। अगर इतना फोर्स लगा देंगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। हमने कहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 भी होती है और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर भी होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये है वो मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन यहां तक पहुंचेंगे तब तो मूव करेगा। आप तो 2.5 न्यूटन पे अटके हुए हैं, तो 2.5 न्यूटन पे ये हिलेगा भी, उस केस में 2.5 न्यूटन ही फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। सो सही आंसर क्या होगा, ये चीज बहुत जरूरी है सीखना। यही चीज सिखलाने के लिए प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिया कि आप फ्रिक्शन के सेल्फ एडजस्टिंग रूप को समझें। आप ये जाने कि फ्रिक्शनल फोर्स एक रिएक्शन फोर्स है, आप जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही रिएक्शन डेवलप होगा ना, उससे ज्यादा। ये प्रक्रिया कहां तक चलती है, यहां तक चलेगी, इसके बाद नहीं, इसके बाद तो मोशन शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो चलिए आज यहीं रहने देते हैं। हाँ कुछ पूछना है, हाँ बोलो। अच्छा एक क्वेश्चन और, चलो एक इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन ले लेते हैं, थके तो नहीं हो, ठीक है। एक इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन और इंक्लाइन प्लेन दोनों सिलेबस में है। एक इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन लीजिए। एक ब्लॉक जिसका मास 10 kg है, जिसका मास 10 kg है, एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है।
जो जो हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, जो हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। यदि ब्लॉक तथा इंक्लाइंड सरफेस के बीच, यदि ब्लॉक तथा इंक्लाइंड सरफेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.25 है, 0.25 है, तो बताएं उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो बताएं उस एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या होगी जो प्लेन के समानांतर लग रहा हो, जो प्लेन के समानांतर अर्थात पैरेलल लग रहा हो, तथा ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन से नीचे लाना हो, पहला केस, तथा ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के नीचे लाना हो, और दूसरा केस इन ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ले जाना। ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के नीचे लाना हो, ये पहला केस है, और दूसरा केस है ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के कहां ले जाना हो, ऊपर ले जाना हो। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। जी हमेशा 9, जब तक नहीं कहा गया तब तक 9.8 है, ठीक ना। ये देखिए फिगर देख लें, ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री है, और इसका मास 10 kg है। इस ब्लॉक और प्लेन के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.25 है। तो आपको बताना है कि एक फोर्स जो किसके पैरेलल लग रहा है, पैरेलल टू प्लेन, इस प्लेन के समानांतर एक फोर्स लग रहा है, ठीक ना। उस फोर्स की आपको वैल्यू बतानी है। पहले केस में तब बताना है जब ये ब्लॉक को किधर मूव कराना हो, नीचे, और दूसरे केस में आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है जब इस ब्लॉक को किधर ले जाना हो, ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन है करेक्ट। पहला काम है आपका फ्री बॉडी डायग्राम दोनों ही केस के लिए ड्रॉ करके दिखाना। देखिए इंक्लाइन प्लेन को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। ये अप्रोच मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बिल्कुल तरीके से बताई है कि अगर इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ आना है तो क्या होगा, या फिर इंक्लाइन प्लेन के, अभी तो वो तो आज ही केस डिस्कस हुआ, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाना है तो कितना फोर्स लगाना होगा। यहाँ पर बीटा की वैल्यू 0 दी हुई है क्योंकि वो कह रहा है कि फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, पैरेलल टू प्लेन लगा रहे हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहां mg, ये हो गया 30, तो ये भी 30 mg cos 30, और इधर कितना हो जाएगा mg sin 30। ठीक है, सबसे पहले एज्यूम कीजिए इसको ऊपर ले जाने वाला केस। तो ऊपर ले जाने के लिए आपको फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, तभी ये क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आपका इधर लग रहा होगा। ठीक है, ये काम
फ्रिक्शन में जब भी इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आए तो ये करना होता है। और दूसरा, हम सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं और फिर दो काम करते हैं। पहला, पैरेलल टू प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन, जो भी इक्वेशंस हैं इक्विलिब्रियम के उनको लिख लेना है। ठीक है, पैरेलल टू प्लेन मतलब इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए अगर हम लिखें पैरेलल टू प्लेन तो क्या होगा बताइए, F इज इक्वल टू mg sin 30 और R इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज छूट रहा है, आप इसको ऊपर खींच रहे हैं ना, तो मोशन इधर होगा, मोशन का डायरेक्शन ये, मोशन या फिर कहें टेंडेंसी इधर होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब लिखें F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin 30 प्लस F, इधर का फोर्स इज इक्वल टू इधर का फोर्स, इधर एक ही फोर्स लग रहा है F, और इधर mg sin 30 और साथ में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F। ठीक है ना, यहां से अगर आप F लिखें तो ये हो जाएगा कैपिटल F माइनस mg sin 30। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। दूसरा, परपेंडिकुलर टू प्लेन लिखें तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg cos, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रिक्शन में एक ही फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू म्यू इंटू R, और तो कोई फॉर्मूला मिला नहीं, सिंगल फॉर्मूला है। अब देखें F क्या हो जाएगा, F माइनस mg साइन म्यू, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.25 और R है mg cos 30। आपको निकालना यही F है, तो F इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई mg, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10 kg है ना, यानी कितनी हो गई, m हो गया 9 m हो गया 10 और g हो गया 9.8, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 98 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, देखिए कितना आ रहा है 0.8, चेक करिए √3/2 कितना आएगा 0.86। ठीक है, 0.25 mg इंटू cos 30 हो गया, और ये माइनस में उधर जाके प्लस, mg का मतलब फिर से 98 हो गया, और sin 30 का मतलब 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। अरे मोबाइल निकालो, कितना टाइम लगता है। हाँ जी, कोई सॉल्व किया, सेवेंटी पॉइंट 02। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 70 सही है, आगे की सोचना नहीं है। ठीक है, तो ये वो फोर्स है जो किधर लगाना पड़ेगा, अपवर्ड, तब ये मोशन ऊपर करेगा। अब केस को चेंज करते हैं, ठीक ना, सब कुछ सेम रहेगा। अब हमें इसी सिस्टम को किधर ले जाना है, नीचे ले जाना है। उस केस में देखते हैं, नीचे ले जाने के लिए आपको F क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा, यानी पुल की जगह क्या करना होगा, पुश। ठीक है, बस यही काम करना होगा। तो ब्लॉक ऊपर से कहां आने लगेगा, नीचे आने लगेगा। आप जरा देखिए,
क्या केस बनेगा? अच्छा, जब आप इसको नीचे धक्का देंगे तो मोशन इधर ना होगा, किधर होगा? तो F किधर चला जाएगा? ठीक है, आप इक्वेशन लिखिए, F इज इक्वल टू F प्लस mg साइन 30 और R इज इक्वल टू, वो तो सेम रहेगा, mg cos 30। ठीक है, अगेन F इज इक्वल टू म्यू इंटू R। F इज इक्वल टू क्या है भाई? F प्लस mg साइन 30 इज इक्वल टू म्यू हो गया 0.25 इंटू R। R कहाँ गया? mg cos 30। F इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई mg हो गया 98 इंटू cos 30 0.86, और ये प्लस में है तो उधर जा करके माइनस 98 इंटू 1/2। ये F बताइए ये कितना आ रहा है? हाँ, ये सॉल्व करके बताइए। 27 माइनस, हाँ तो ठीक है, माइनस का मतलब पुश हो गया, माइनस का मतलब पुश। क्लियर है? तो ये इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन हैं, ऐसे ही आप घर जाकर के 2-4 प्रॉब्लम खुद से भी करें ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए फ्रिक्शन। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस, अभी बैठिए, मैं खड़ा हूं ना, ट्रेन पकड़नी है। नेक्स्ट डे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखेंगे और सेंट्रॉइड को स्टडी करेंगे। ठीक ना, अगली क्लास में, अगली क्लास सैटरडे को नहीं है, ट्यूसडे को होगी। ठीक ना, और ट्यूसडे के बाद आपका टेस्ट होगा। ट्यूसडे को पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड बताऊंगा, उसके क्वेश्चंस भी मैं एग्जामिनेशन में डालूंगा। ठीक ना।